हेलो दोस्तों। करंट अफेयर विज़न आईएएस का जनवरी 2021 से हम डिस्कशन कर रहे थे। तो अब तक हमने आपको 2 टॉपिक दिया है और ये हमारा तीसरा टॉपिक है और तीसरे टॉपिक का तीसरा वीडियो है। तो ये टॉपिक है बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन। तो यह आर्टिकल है रेवोल्यूशन ऑफ बायोटेक कंपनीज। तो ये क्यों था सुर्खियों में? फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग के कारण इन पर संपूर्ण विश्व में कई जांच चल रही है। देखिए, अभी सोशल मीडिया के में हम देखते हैं कई सारी जो फेक न्यूज़ फैला दी जाती है और वो फेक न्यूज़ के माध्यम से कई सारे बड़े घटना घट जा रही है। सामाजिक कह लें कि जो सद्भाव है वो बिगड़ने का जो है हमेशा एक बना रहता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सरकार, हर कंट्री का सरकार ये कोशिश कर रही है मीडिया जो नेटवर्क है इसके ऊपर ऐसा कुछ रेगुलेशन किया जाए कि जिससे कि जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। अब क्या है कि ये सब मामले में जो है सोशल मीडिया जो है अपने आप में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस चीज़ को, जो घटना घटती है समाज में, जो चुनौती बनती है, आए दिन जो समस्याएं खड़ी होती है, इसका वो टेकरा अपने ऊपर नहीं बल्कि सोसाइटी के फोरम का इस्तेमाल करके ये सब किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया नेटवर्क को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए बराबर हो। तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी अभी सोशल मीडिया अकाउंट है इसके पास डाटा बहुत है। डाटा बहुत है। अभी फेसबुक की ही बात कर लें, व्हाट्सअप के देख लें कि इसके पास बिलियंस ऑफ अकाउंट्स के डाटे हैं। और हर एक कंट्री चाहता है कि उसके नागरिकों के डाटा के साथ कोई तरह का मिसयूज़ ना हो। प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर रहता है। तो हर एक देश चाहती है कि जो सोशल मीडिया जो अकाउंट है ये डाटा को, हर एक देश के डाटा को उसी के देश में जो है उसको संरक्षित रखे। और किसी अनदर देश के साथ अगर उसका शेयर होता है तो ये उस देश की संप्रभुता के लिए भी खतरा है और नागरिक की प्राइवेसी के लिए भी खतरा है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जो है क्या है कि रेगुलेशन की बात यहाँ पर आई है। ठीक है। तो ज्ञातव्य है कि अनेक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की शुरुआत अमेरिका से हुई है और उन्होंने अपनी एक वैश्विक उपस्थिति भी दर्ज की है। वे सतत रूप से ऐसे बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का प्रयास कर रही है जहां वर्तमान में अन्य कंपनियों ने प्रवेश नहीं किया है। तो इस नेटवर्क में सबसे आगे यूएस है। फेसबुक यूएसए का है, अमेजोन यूएसए का है और गूगल यूएसए का है। तो ये डाटा जितना भी है, लोकलाइजेशन जो है सब यूएस के पास हो रहा है। और यूएस में सारी कंपनियां यूएस से संबंधित है और ये यूएस का प्रभाव वैश्विक तौर पर जो है इस सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से और बड़ी तौर पर बढ़ती बढ़ती गई है और बढ़ती जा रही है। तो ऐसों में प्रौद्योगिकी बाजार में अपने प्रभुत्व के कारण बड़ी तकनीकी कंपनियों ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को भी प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज देख सकते हैं कि डाटा के मिसयूज से क्या कुछ नहीं जो है हो सकता है। डाटा के आपका डाटा ही होता है जिसको जानकारी ले करके आपको आपके खरीदने के स्वभाव को प्रभावित किया जाता है। सपोज डेट अगर आप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु के एडवर्टाइजमेंट आपके यूट्यूब, आपके फेसबुक, आपके हर तरह से आपको वो एडवर्टाइजमेंट आपको आने लगते हैं। तो आपके सोचने और आपके विचार को प्रभावित करता है। अगर आपका डाटा अगर एक बार कोई कंपनियां जान जाती है, आपके डाटा को ये जान जाता है, तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो आपके स्वभाव और आपके पसंद के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपके सामने दिखाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक भी है। इसका रेगुलेशन की बात यहाँ पर है। ठीक है। तो ये कंपनियां हमारे समाज के प्रगति पथ को आकार दे रही है, अब दुनिया को सेप दे रही है। नो डाउट ये जो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल नेटवर्क, ये दुनिया के क्या आने वाला दुनिया कैसा होगा, एक तरह से ये इसको सेप दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में सॉरी, इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है कि इंडस्ट्रीज अथवा एकाधिकार विरोधी कानून ऐसे कानून है जो कीमतों को अनुचित तरीके से नियंत्रित करने या एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास करने वाली कंपनियों का एक साथ काम करने से रोकती है। तो देखिए ये कंपटीशन एक्ट है 2002।
तो एंटी ट्रस्ट लॉ, इसमें यह है कि एक कंपनी को किसी वर्चस्व को रोकने का काम करने का ये लॉ है कि एक कंपनी का वर्चस्व ना हो, सारे कंपनी प्रतिस्पर्धा कर सके अपने टर्म्स पर, अपने सही तरीके पर। तो कंपटीशन एक्ट 2002, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, जैसे कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा चढ़ाकर किसी छोटी कंपनी के माल को ना बिकने देना, उसके मार्केट को ख़राब कर देना, तो मोनोपोली बनाने की प्रयास करना। तो ये कानून कंपटीशन एक्ट 2002 और मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट ऑफ 1969, यानी किसी वस्तु को अपनी मोनोपोली बनाने की प्रयास करने को रोकने के लिए ये कानून है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसी भी ऐसी आर्थिक गतिविधि की निगरानी करता है जो बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है। देखिए, ये कानून प्रतिस्पर्धा को रोकने का कार्य नहीं कर रही है। ये दो लॉ है, कंपटीशन एक्ट 2002 और मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ऑफ 1969, कि किसी वस्तु के ऊपर आपका वर्चस्व स्थापित करने से रोकती है, आपको प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोकती, बल्कि प्रतिस्पर्धा में एकाधिकार स्थापित करने से रोकने का ये काम करती है। चलिए, ब्रैकेट में ये दो इम्पोर्टेंट लॉ था, एक व्यापार के ताल्लुक से, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि कैसे ये जो है बायोटेक कंपनियाँ जो है वैश्विक आकार को सेव दे रही है, अपने विचार अपने अकॉर्डिंग समाज को ढालने का प्रयास कर रही है, और हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम भी चलते चले जा रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म द्वारा हेट स्पीच के प्रसार, दुष्प्रचार, षड्यंत्रकारी गतिविधियों के कई प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब हेट स्पीच के कई सारे आप देख सकते हैं, जितने भी अभी भगदड़ मचे हैं कंट्री में, अलग अलग जगह पे, कई जगह पर मॉब लिंचिंग हुई, कई जगह पर हिंसात्मक घटनाएं, कई जगह पर ऐसी चीज़ें जो होती है। तो इसमें देखिए सोशल मीडिया नेटवर्क का हेट स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं आए दिन जब आप कमेंट बॉक्स देखते हैं तो उसमें कई सारे लोग एक दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिससे कि उसकी भावनाओं को आहत पहुंचती है, और फिर होता यह है कि उस के वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं और समाज एक कह सकते हैं कि एक नफरत के गुट में डिवाइड हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया अकाउंट ही है जहाँ पर इस तरह की जो है चीज़ें होती है, और इससे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान और फ़ायदा और कम नुकसान ज़्यादा होने लगता है। इससे विभिन्न एकाधिकार रोधी मामले सामने आए हैं और इनके विरुद्ध जांच की जा रही है कि ये घटनाक्रम इस उभरती प्रणाली में बड़ी तकनीकी कंपनी की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनकी भूमिका के निर्धारण का विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप अगर फेसबुक के माध्यम से झूठी फेक न्यूज़ या फिर हेट स्पीच या फिर इस तरह से फैलाकर कोई बड़ी घटनाएं हो जाती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी ये कंपनियां नहीं लेती है, ठीक है। बड़ी प्रौद्योगिकी अर्थात बिग टेक कंपनियों द्वारा समाज में निभाई जाने वाली भूमिका। तो देखिए, इसमें दो तरह से आप देख सकते हैं, एक वो भूमिका है जो सकारात्मक है और एक वो भूमिका है जो नकारात्मक है। तो एक एक देखिए, हम एक सकारात्मक फिर दूसरा नकारात्मक देखते हैं। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार को ये बड़े तौर पर विस्तार करती है, ठीक है। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां नागरिकों के आपस में जुड़ने को, स्वयं को अभिव्यक्त करने को, सूचना प्राप्त करने और मनोरंजन का उपयोग करने के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब देखिए, ये कंपनियां जो है जवाबदेही नहीं है, मीडिया और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रण करने वाला विशाल और अनियमित शक्तियों का संग्रह कर रही है। अब जितने सारे लोग वहाँ पर एक्टिव है, उन व्यक्तियों के व्यवहार को, उनके विचारों को, उनके डाटा को ये कंपनियां कंट्रोल कर रही है। और उदाहरण बिग टेक कंपनी पर अमेरिका और यूरोप में चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाए गए हैं। तो जैसा कि इनके पास इतना विशाल तौर पर डाटा होता है कि चुनाव में और बाकी सामाजिक ढांचाओं को निर्माण करने में ये कंपनियां एक बहुत बड़े तौर पर जो है ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो उल्लेखनीय है कि फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने संचार का लोकतांत्रिकरण किया है। इससे जनता की राय को प्रभावित करने के संबंध पारंपरिक मीडिया की भूमिका या शक्ति कमजोर हो गई। अभी देखिए, अभी हम यूट्यूब से आपके माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक हमारी प्रयास है कि यूट्यूब के माध्यम से आपको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब यही यूट्यूब है जहाँ से आप अपने वक्त को, अपने समय, अपनी ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकते हैं। यह यूट्यूब है जिसमें बहुत सारे ऐसे फालतू के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे फालतू के चैनल हैं कि जहाँ पर से आपके समय को, आपकी ज़िंदगी को, आपके अकल को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप घंटों घंटों उसमें आप संलिप्त रहेंगे और अपने आप को केवल मनोरंजन में डुबा के रखेंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी।
तो ये सोशल मीडिया ही अकाउंट है जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन माध्यम को बड़े पैमाने पर और आपको कई सारे लाभ लेने का अवसर प्राप्त कराता है, और साथ ही साथ अगर उसका आप गलत उपयोग करते हैं तो उसका नुकसान भी आपको होता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार ई कॉमर्स क्षेत्र की बिग टेक कंपनियों द्वारा कुछ व्यापारियों और उनके लेबल के अंतर्गत उत्पादों के पक्ष में मूल्य निर्धारण और प्रचार के संबंध में कई किए गए निर्णय से लाखों छोटे व्यापारियों को हानि हुई है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी जो कंपनियां जो बनती जा रही है, इसमें सोशल मीडिया, इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा हम एड्स की भूमिका देखते हैं कि जो एड्स है इसमें क्या होता है कि पक्षपात रूप से एड्स दिखाने का प्रयास किया जाता है। बड़ी कंपनियों के एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और छोटी कंपनियों के जो उत्पाद है उनका प्रचार प्रसार कम हो पाता है, और बड़ी कंपनियों के एड्स ज़्यादा होते हैं, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, जिससे कि उनको लाभ ज़्यादा होता है। इससे छोटे आकार की तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों का अधिग्रहण भी हो सकता है, और इस प्रकार उन्हें स्वयं को स्थापित करने का अवसर प्राप्त होने से पहले ही उनके लिए प्रतिस्पर्धा का समाप्त कर दिया जाएगा। उदाहरणार्थ फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अधिग्रहण। ठीक है। अब जब इस तरह से किसी छोटे कंपनियों को जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो फिर जो बड़ी कंपनियां हैं उसको भी अधिग्रहण कर लेगी, अपने में जो है विलय कर लेगी। अगर छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जैसे फेसबुक को व्हाट्सएप ने जो है अधिग्रहण कर लिया, इंस्टाग्राम को अधिग्रहण कर लिया व्हाट्सएप ने, तो जिस तरह से व्हाट्सएप फैला है, तो इस तरह से बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को निकल जाती है। सार्वजनिक व्यवहार को भड़काना। सोशल मीडिया में देखिए, फेसबुक ट्विटर को नियंत्रित करने वाली बिग टेक कंपनियों के पास देश अथवा समाज में प्रचलित मुद्दों को नैरेटिव्स में इच्छानुसार परिवर्तित करने, वैमनस्य फैलाने वाले भाषण, हेट स्पीच का प्रचार करने, दुष्प्रचार आदि फैलाने की क्षमता होती है, और इसलिए ये लोगों के व्यवहार को उत्तेजित कर सकती है। अभी एकदम से कोई कमेंट आपने पढ़ा और वो पढ़ने के बाद आप उत्तेजित हो गए, आपको गुस्सा, आपकी भावनाएं भड़क गई, तो आप जल्दी से जो है आप चाहेंगे कि उस व्यक्ति को, जिससे कि आपको गुस्सा है, आप उस गुस्से को निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज में जो है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपने एक कंटेंट को देखकर आपके अंदर किस तरह की भावनाएं सॉरी किस तरह की भावनाएं आपके अंदर भड़की है, ये इसका अंदाज़ा जो है हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकती है। तो इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फॉर्मर जेनोसाइड, जैसे कि किसानों का नरसंहार हैशटैग वाले ट्वीट्स के लिए ट्विटर को नोटिस जारी करना पड़ा था। साइबर अपराध, इंटरनेट और इसके प्रभाव से जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस दौरान में ट्विटर पर फार्मर जेनोसाइड्स के हेट स्पीच जो है मतलब ट्विटर पर इसका नोटिस जारी करना पड़ा था ट्विटर को। इंटरनेट साइबर अपराध तो बहुत हो रहे हैं, हर एक घंटा में 17 रिपोर्टिंग होते हैं, कई हज़ारों की तादाद में जो है घंटों में साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंटरनेट और इसकी प्रभावी रूप से उपयोग करने वाले बिग टेक कंपनियों के पास संभावित हानिकारी कंटेंट और साइबर अपराध जैसे अफवाहें, भड़काऊ और उत्तेजक संदेश और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रभावित करने की क्षमता होती है। ठीक है। गोपनीयता का उल्लंघन, इससे आपके गोपनीयता, जब आप किसी भी पब्लिक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट में जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, तो कई सारे आपकी डिटेल्स आप उसमें डालते हैं अपने, तो इससे होता यह है कि आपके कई सारे जो आपके गोपनीय जो सब्जेक्ट है, जो आपको नहीं बताना चाहिए था, वो आपको बताना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे कि आपके प्राइवेसी का खतरा बना रहता है। ठीक है। तो अब देखिए सकारात्मक, तो ये नकारात्मक के सारे पहलू हमने डिस्कशन कर लिए, अब ये है नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक के सारे डिस्कशन कर लिए। नकारात्मक में इसका हमने देखा था पहला सकारात्मक में कि ये बड़ी प्लेटफार्म बनाती है कि जिससे कि आप अपनी स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिकरण देश को करने का एक कार्य कर रही है। डोर स्टॉप घर तक सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है। बिग टेक कंपनियां वस्तुओं, सेवाओं और मनोरंजन की एक असाधारण श्रेणी की डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध करवाती है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो ये सब आपके डोर स्टेप पर आपके वस्तुओं को, आवश्यकताओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी आधुनिक जीवन चर्चा का संभव बना दिया। प्रौद्योगिकी और नवाचार, बिग टेक कंपनियां प्रौद्योगिकी की बेहतर उपयोग करती है, आवश्यकता के अनुसार नवाचार उपलब्ध कराती है, जिससे उपभोक्ता के लिए विविधीकरण और दक्षता संभव हो पाती है। और उदाहरणार्थ वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण, जैसे कि आप डिजिटल चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन अपने फ़ोन से, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे का इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपने जो है बिना बैंक जाए अपना काम कर लेते हैं। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि आज जो डिजिटल जो चीज़ें हैं इतना डेवलप हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, जिससे कि ये सब चीज़ें बिल्कुल आम होती जा रही है। बिग टेक कंपनियों द्वारा निभाई जाने वाली उपर्युक्त नकारात्मक भूमिका को
दृष्टिगत रखते हुए इन सभी उभरती हुई बड़ी तकनीकी कंपनियों को विनियमित करने के लिए हमारे वर्तमान विधिक और तकनीकी ढांचे को विकसित करना आवश्यक है। अब सवाल ये है कि इससे लाभ बहुत है और इससे नुकसान भी बहुत है। तो अब समस्या ये है कि लाभ का हम और लाभ उठाएं और नुकसान को कम करने का प्रयास करें। तो इसके लिए सरकार रेगुलेशन करने का प्रयास करे और प्रयास कर रही है सरकार, ठीक है। बिग टेक कंपनियों के विनियमन से संबंधित मुद्दे, जैसे कि वैश्विक स्तर पर विनियमन में समन्वय का अभाव है। मतलब अलग अलग जगह पर जिस जगह से ये कंपनियां आती हैं, सपोज डेट अमेरिका से अमेजोन, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो ये कंपनियों का जो डाटा है वो अमेरिका में ज़्यादा, अमेरिका का सरकार का ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव होगा। और जिस जगह के वो नागरिक है वो अपने देश के हित में ही ये कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बाकी जो देश है उसके प्रति ये जो है बड़े बड़े इरेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बिग टेक कंपनियों को भौगोलिक पहुंच अत्याधिक अत्याधिक व्यापक है। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर देशों की विभिन्न प्राथमिकताएं समायोजित करने, अंतर्देशीय समन्वय का समर्थन करने, बिग टेक कंपनियों के संबंध में विनियामकीय विषमता को जोखिम को कम करने के कोई वैश्विक निगरानी और विनियामक ढांचा नहीं है। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके पास डाटा इतना बड़े लेवल पर, वैश्विक लेवल पर है, और इसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस परिणाम को रोकने के इनके पास जो है वो विनियामक ढांचा नहीं है जिससे कि ये कर सकते हैं। कर परिहार, टैक्स इवाडेंस, करों के भुगतान से बचने के लिए बिग टेक कंपनियां आधार क्षरण, लाभ हस्तांतरण, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग ये करते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह पर कंपनियां खड़ा करते हैं जहां पर टैक्स जो है ना के बराबर है, और फिर इसका संचालन वहीं से करते हैं और फिर इसका प्रसार करते हैं बाकी बड़े इंडिया जैसे देशों में। और फिर कहते हैं कि हम उस देश को टैक्स दे रहे हैं, मॉरिशस जैसे हो गया, सेशल्स हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत कम होता है। और फिर इसका रेगुलेशन वहाँ से करते हैं और फिर कहते हैं कि ये कंपनी हम वहाँ के हैं, सेशल्स के हैं, मॉरिशस के हैं, मॉरिशस की सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आपको हम कैसे दें, आपको टैक्स देंगे तो फिर डबल टैक्स हो जाएगा। तो ये टैक्स एवॉइडेंस, डबल टैक्स एवॉइडेंस की बात फिर करने लगते हैं, जिससे कि अपना प्रॉफिट ये शिफ्ट कर लेते हैं एक छोटे से देश में और फिर बड़े देश में उस अपना कार्य करते हैं। और टैक्स से बचने के लिए, ठीक है, डिजिटल कंपनियां अपना टैक्स से बचने के लिए भी जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। अपने जो है बेस को एक जगह से दूसरी जगह रखना और प्रॉफिट को बचाने का प्रयास करना, ठीक है। ज्ञातव्य है कि इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अनिवासी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डिजिटल लेन देन तथा ऑनलाइन विज्ञापनों पर कर आरोपित करने हेतु इक्वलाइजेशन लेवी आरोपित किए। मतलब अगर आप विज्ञापन करते हैं, कोई कंपनी लेन देन करती है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करती है, विज्ञापन ऑनलाइन करती है, तो इसके लिए सरकार ने जो है इक्वलाइजेशन लेवी कर यहाँ पर निर्धारित किया है इस बिग टेक कंपनियों के ऊपर। डेटा गोपनीयता कानून की अनुपस्थिति, बिग टेक फर्मों को व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए भारत अभी तक कोई व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। तो भारत में अभी ये कानून नहीं है, व्यक्तिगत आपकी डेटा सुरक्षित, नागरिकों के डेटा सुरक्षित करने का कोई कानून अभी तक नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन का कोई कानून अभी तक भारत में नहीं बना है। तो डेटा पर संप्रभु नियंत्रण की अनुपस्थिति, मतलब जैसे भारत के नागरिकों का डेटा भारत सरकार के अधीन होनी चाहिए, भारत में ही होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये भारत में नहीं बल्कि जिस जगह पर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं उस जगह से जो डेटा है आप अपने जो आप शेयर कर रहे हैं वो डेटा उस देश तक पहुंच रहा है जिस देश से वो संपर्क बनाए हुए हैं, जिस देश से वो संबंधित है। डेटा पर संप्रभु नियंत्रण का अनुपस्थिति, चूंकि बिग टेक कंपनियां बिना किसी बाधा के एक देश से डेटा को दूसरे किसी देश में स्थिति अपने सर्वर में भंडारित करते, मतलब सर्वर जहां पर डेटा जो है रखा जाता है, जो कंपनियों का डेटा जो जहां पर इकट्ठा किया जाता है वो सर्वर कहाँ है, इनका सर्वर अपने देश में है, जिससे कि हमारी प्राइवेसी का यहाँ पर जो है चुनौती है। इसलिए ऐसा डेटा पर नियंत्रण स्थापित करना या किसी प्रकार का दावा करना कठिन हो जाता है। ज्ञातव्य है कि बिग टेक कंपनियों ने ऐसा डेटा को संग्रहित या भंडारित करने के लिए संपूर्ण विश्व में कई स्थानों पर अपने सर्वर स्थापित किए हैं। डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, यह अनेक देशों द्वारा अपनाई गई एक प्रमुख रणनीति है और इसका तात्पर्य यह है कि इस देश में डेटा सृजित हुआ हुआ है उसी देश में डेटा को भंडारित या प्रसंस्कृत किया जाए। अब सरकार चाहती है देश की कि जिस देश में जो है ये कंपनियां डेटा ले रही है उसी देश में डेटा को संग्रहित किया जाए, जिसको डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने भी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों को सृजित संपूर्ण डेटा 6 महीने की अवधि के भीतर भारत में ही एक प्रणाली के अंतर्गत संग्रहित किया जाए। मतलब जो डेटा डिजिटली ट्रांसफ़र की जा रही है तो ये जितना भी डेटा है ये भारत में ही इसका संग्रहित किया जाए। अब विधिक चुनौतियाँ इसमें बहुत सारी हैं। देखिएगा, भारत का वर्तमान विनियामक ढांचा बाजार हिस्सेदारी की ऑफलाइन समझ के अनुसार निर्मित है। अब भारत का जो भी नियामक ढांचा है, कानूनी जो भी दांव पेच है, ये ऑफलाइन के लिए है। ऑनलाइन के लिए ये कानून अभी भारत ने अभी इस तरीके से नहीं बनाई है, इस तरह का अभी कानून हमारे पास नहीं है। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
की धारा 79 क्लॉज 2 वर्तमान में ऑनलाइन माध्यमों को अनेक प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए किसी भी तृतीय पक्ष के कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से छूट प्रदान करती है। ठीक है, तो आगे की राह देखिए, यहाँ पर जो कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा, इसमें क्या होता है कि किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किसी भी कंटेंट को जो प्रचार किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर छूट प्रदान करती है ये 2000 के धारा 79 क्लास 2 में। तो इसका ये पूर्ण रूप से ये डाटा जो है पूर्ण नहीं है, इस डाटा में सॉरी इस कानून में बहुत लू फॉल्ट है, इसको आगे जो है ये विकसित नहीं है, प्रोग्रेसिव लॉ ये नहीं है, जैसा कि ये बहुत पहले का लॉ बना हुआ है, अभी के हिसाब से ये सापेक्ष नहीं है। आगे की राह त्वरित विनियमन, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे नियामक द्वारा बिग टेक कंपनियों की गहन जांच की जानी चाहिए। मतलब प्रतिस्पर्धा आयोग को सख्त होकर मुस्तैदी से कार्य करनी चाहिए ताकि कंपटीशन सुनिश्चित हो, ना कि छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियां निगल जाए। कराधान मूल रूप से भारत से संचालित होने वाला आर्थिक गतिविधि की प्रकृति जैसे लेन देन की मात्रा, आय और अन्य उपार्जन के आधार पर उचित रूप से कर आरोपित किया जाना चाहिए। जितना टैक्स होता है वो टैक्स की चोरी ना कर सके। डेटा का सुरक्षा किया जाए, डेटा लोकलाइजेशन हो, पर्सनल डेटा बिल प्रोटेक्शन लाने का ये सरकार प्रयास कर रही है, तो इसमें जल्द से जल्द आगे बढ़ने का प्रयास हो। गतिशील अनुकूलित नियामक ढांचा तेजी से विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी की अग्रणी रहने की प्रतिस्पर्धा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को एकीकृत, लचीला, गतिशील, सामाजिक परिवर्तन को अपनाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब समाज को के अकॉर्डिंग इसको चलाने की और इसको रेगुलेशन करने की जो है लॉ में ये चीज़ें होनी चाहिए। कमियां और अंतराल को समाप्त करना बिग टेक कंपनियों के विनियमन को अधिक व्यापक कुशल बनाने के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम 1997, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और प्रतिस्पर्धा संबंधी अधिनियम विनियम व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। मतलब ये सब जो है ऑफलाइन से संबंधित सब ये सब कानून है जो कि अभी के समय के अनुकूल ये सब लॉ नहीं है, ये सब लॉ को चेंज करने की आवश्यकता है। साइबर अपराध से निपटने के लिए सहयोग, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनी, कानून प्रवर्तक एजेंसियों, अन्य देशों के बीच सहयोग के माध्यम से साइबर अपराध और अन्य ऐसे अपराधों का सामना किया जा सकता है। अब जो बिग टेक कंपनियां हैं ये साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार का साथ दे सकती है। ठीक है, निष्कर्ष भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और डिजिटल राष्ट्र के लिए बिग टेक कंपनियों के नियमन हेतु विनियमन ढांचे में संतुलन स्थापित करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। ऐसा करके ही भारत इस क्षेत्र के एक वास्तविक अभिकर्ता के रूप में उभर सकता है। अब भारत इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, चूँकि भारत 135-140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। भारत अगर इस तरह के डेटा को अगर विस्तारित करने दिया जाए अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में, और बड़ी कंपनियां इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से देश के ढांचाओं को, परिवेश को बदलने का प्रयास कर सकती है अगर भारत सरकार इसके ऊपर कड़ी निगरानी, कड़ी पकड़ अगर नहीं रखेगी तो। सरकार लेवी या शुल्क इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में यहाँ पर विस्तार दिया है। सरकार लेवी का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा करों में समरूपता सुनिश्चित करना है कि एक कर सबको देने का कार्य करना है। इसके माध्यम से भारत सरकार उन व्यवसायों पर करों का आरोपण करती है जो अपने डिजिटल संचालन के माध्यम से भारतीय बाजार से धन राजस्व एकत्र करते हैं। भारत में वर्ष 2016 में 6% की दर से समकारी लेवी की शुरुआत की गई। यह लेवी ऑनलाइन विज्ञापन के लिए स्थान स्पेस उपलब्ध कराने, संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली वैसी अनिवासी सेवाएं प्रदाता कंपनियों पर आरोपित की गई है जो भारतीय निवासी कंपनियों से अपना राजस्व एकत्र करती है। यानी कि जो कंपनियां भारत में है ऑनलाइन प्रचार प्रसार करती है ऑनलाइन ही, तो उनसे 6% जो है लेवी जो वो करते हैं और डिजिटल प्रचार उससे लेने का काम किया गया है। यह बिजनेस टू बिजनेस लेन देन तक सीमित है। भुगतानकर्ता द्वारा इसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। वित्त अधिनियम 2000 के माध्यम से 2% की एक नई समकारी लेवी की शुरुआत की गई। इस पर विस्तार किया गया। यह लेवी अनिवासी ई कॉमर्स कंपनी को आरोपित की गई। मतलब ये कंपनी जो है, जो ई कॉमर्स कंपनी, इसके ऊपर आरोपित की गई है। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। और ये जो था ये 2016 से प्रभावी था इक्विजिशन लेवी, जिसमें सभी को जो भी डिजिटली जो वो प्रचार प्रसार करते हैं उन पर 6% उनको टैक्स देना है, इक्विजिशन लेवी। और ये जो है बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर 2020 से ये लागू किया गया है कि 2% आपको जो है टैक्स देना है। ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर ये लगाया गया है। जो ई कॉमर्स कंपनी जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करती है इसके ऊपर 2% का जो है टैक्स लगाया गया है। ठीक है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय को भुगता लेन देन दोनों का कवर किया गया है। और ई प्रवासी कॉमर्स कंपनी द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है।
अन्य संबंधित तथ्य यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से यह उल्लेख किया गया था कि भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स, जिसे भारत में समकारी लेवी के रूप में जाना जाता है, अमेरिकी कंपनियों के प्रति भेदभावपूर्ण है। अब अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि भारत ने जो डिजिटल इक्विजिशन लेवी जो टैक्स लगाया है डिजिटल कंपनियों के ऊपर, जो टैक्स ई कॉमर्स पर 2% और बिजनेस टू बिजनेस जो कंपनी कर रही है, जो प्रचार कर रही है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, उस पर 6% 2016 से प्रभावी है। तो अमेरिकी कंपनियों के ऊपर ये टैक्स को अमेरिकी सरकार ने जो है अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स अधिनियम 1974 में इसको भेदभाव का जो है काम बोला है कि धारा 301 के तहत ये कार्रवाई योग्य है, कि यानी कि भारत सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ में अमेरिका के अंदर ये कानून है कि अमेरिका इस कानून के इक्विजिशन लेवी के खिलाफ भारत के साथ ये काम इस कानून के अंतर्गत जो है कार्रवाई कर सकती है। यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 को अपने व्यापार भागीदार की ऐसी नीतिगत कार्रवाई की जांच करने का अधिकार देती है जो अनुचित भेदभावपूर्ण हो तथा अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करती हो। ऐसी स्थिति में यह धारा कार्रवाई का भी प्रावधान करती है जिसमें प्रशुल्क आधारित और गैर शुल्क प्रशुल्क आधारित कार्रवाई शामिल है। मतलब जो ये जो कानून है अमेरिका का यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301, इसमें यह है कि अगर किसी देश में अमेरिकी कंपनियों के साथ इस तरह की भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही हो तो वो इस कानून में तय है कि वो इसको चेक कर सकती है और उस देश के खिलाफ कदम उठा सकती है। तो यहाँ पर ये जो एक एक्ट है, लेकिन ये अमेरिका का कहना है, लेकिन जो भारत सरकार कर रही है इसमें इक्विजिशन लेवी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अमेरिका को बुरा लग रहा है कि इक्विजिशन लेवी भारत में अमेरिकी कंपनियों पर लगाई जा रही है, तो अमेरिका को ये बुरा लग रहा है। लेकिन ये अमेरिका को बुरा लगने से क्या होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप डिजिटली माध्यम से प्रचार करते हैं तो आपको टैक्स देना ही चाहिए, ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं तो आपको देना ही चाहिए। इक्विजिशन लेवी जो सरकार टैक्स लगाई है 2016 से इक्विजिशन लेवी, और फिर कॉमर्स कंपनियों पर 2020 से ये प्रभावित है। अमेरिकी कंपनियों ने इसके ऊपर जो जो शिकायत की है ये बिल्कुल निहितार्थ है, इसमें कोई मजबूती नहीं है। ठीक है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष, भारत सरकार द्वारा आरोपित सरकारी समकारी लेवी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह केवल गैर भारतीय डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर लागू होती है। अमेरिकी कंपनियों को डीएसटी के तहत अतिरिक्त कर के बोझ का सामना करना पड़ रहा है। यह लेवी उन कंपनियों का एक कॉर्पोरेट टैक्स आरोपित करती है जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है। अब ऐसा ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियों के ऊपर भारत में जो लेवी जो वो टैक्स देना पड़ रहा है जो भारत में नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग करती है, एक दूसरे जगह पर जो है कंपनी खड़ा कर लेती है और भारत में व्यापार करती है। तो इक्विजिशन लेवी लगाना बिल्कुल सही है अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं आंसर में, तो दोनों तरह के पक्ष को अगर आपको बैलेंस बना के चलेंगे तो ठीक रहेगा कि हाँ बिल्कुल, अगर जो कंपनी यहाँ पर है उसका उपस्थिति भारत में नहीं है, किसी दूसरे जगह पर है, तो भारत में इक्विजिशन लेवी लगाना ये एक तरह से गलत है। भारत की प्रतिक्रिया, तो समकारी लेवी भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि यह ई कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में उन संस्थाओं अथवा कंपनियों के मध्य एक समान स्थितियों का उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। संस्थाएं भारत आधारित संस्थाएं में स्थित है और जो भारत आधारित नहीं है, भारत उनका स्थायी प्रतिष्ठान नहीं। मतलब ये कह रहा है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि ये केंद्र आधारित है और इसमें किसी भी कंपनी के साथ भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि ये संस्थाएं समरताएं ये जो है इक्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। भारत आधारित ई कॉमर्स कंपनियों को पहले से ही भारतीय बाजार से प्राप्त राजस्व के लिए भारत के करारोपण के अधीन है। यह लेवी किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं करती है क्योंकि यह कंपनी के आधार वाले देश से निरपेक्ष सभी अनिवार्य ई कॉमर्स कंपनियों के लिए समान रूप से लागू। मतलब खाली अमेरिका के कंपनियों के ऊपर ही ये लागू नहीं है, बाकी सारे कंपनियों के ऊपर ये चीज़ें लागू है इक्विजिशन लेवी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह लेवी क्षेत्राधिकार का भी उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि यह केवल उन्हीं अनिवासी कंपनियों पर लागू है जो भारत सरकार से राजस्व प्राप्त करती है। मतलब जो राजस्व प्राप्त करती है भारत सरकार से, ठीक है, उसी के ऊपर लागू है। भारत सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि समकारी लेवी को बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा उपयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। जो कंपनी ऐसा करती है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में व्यापार करती है और कंपनी खड़ा कर लेती है दूसरे जगह पे, तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए भी सरकार ने ये चीज़ किया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। पूर्ण रूप से इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, किसी भी चीज़ को इसमें छोड़े नहीं है। ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और डेली वाइज अगर आप करंट अफेयर नहीं भी फॉलो करते हैं तो हमारे इस सीरीज़ से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे इंटरनेट शटडाउन। ओके, थैंक यू।